नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी भाषा के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, आपके एमपी वर्ग एक चयन परीक्षा की बात करेंगे, जहाँ पे सिलेक्शन 101% आपके समस्त सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। इसके पहले हम पहला जो प्रैक्टिस सेट है 50 प्रश्नों का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। सभी प्रैक्टिस सेट जो हैं सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। और 50 प्रश्न हम ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 51 to 100 क्वेश्चंस करेंगे। 50 प्रश्न आज हम इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, जिसमें से पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। संन्यास, संन्यास, संन्यास या संन्यास। तो संन्यास में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो संन्यास का शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13, 11, 24 या 16 होती है? जी हाँ दोस्तों, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई छंद जो होता है यह मात्रिक समछंद होता है। पहले चरण तुक और दूसरे चरण तथा तीसरे चरण तुक चौथे चरण से मिलती है। यानी पहले चरण का तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगड़ तगड़ नहीं होता है, यानी कि मात्राओं की संख्या 16 होती है। ठीक है, चौपाई छंद मात्रिक छंद, इसमें जगड़ और तगड़ जो है अंत में नहीं होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, सांप्रदायिकता या भ्रष्टाचार। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि काला जल का जो कथानक है ये जिस समस्या से संबंधित हो जाता है, यह काला जल नामक उपन्यास के लेखक सानी है, जो कि एक सांप्रदायिकता से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी जी, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय जी, मोहन राकेश जी। सभी कमेंट कीजिएगा। मगध कविता संग्रह के रचयिता पूछा जा रहा है और सभी लोग जानते हैं श्रीकांत वर्मा जी। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी। अगला, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या भाषा और समाज की बात कर रहे हैं। तो इनमें से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? तो वह भाषा और समाज की बात करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री की बात कर रहे हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद खत्री की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण के संपादक पूछा जा रहा है और प्रताप नारायण मिश्र की बात करेंगे। इस मासिक पत्र का प्रकाशन कानपुर में होता था। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप से प्रकाशित होता था। किससे होता था? हिंदी प्रदीप, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रदेश के आंदोलन का मुखपत्र जो होता है किसे कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र था। क्या था दोस्तों? भारत मित्र, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके संपादक बाल मुकुंद जी थे, भारत मित्र के। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं है, नाटक। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी कहलाती है, और वह कहलाती है नाटक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा तो नाटक है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतेंदु युग ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1880 ईस्वी में, 1874 में, 82 में, या 1884 ईस्वी में? जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। कब दिया था? 1884 ईस्वी में, अर्थात संवत 1941 में दिया था। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन कहला जाते हैं? सदल मिश्र जी। सदल मिश्र आरा बिहार के निवासी थे। इन्होंने 1960 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की, जिसमें चंद्रवती की कथा थी। और लल्लू लाल की अगर बात करते हैं, इन्होंने प्रेम सागर और इंशाअल्लाह खां की बात करें तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कहला जाते हैं। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह, प्रेम सागर की बात होती तो लल्लू लाल, और नासिकेतोपाख्यान की बात हो जाती है तो सदल मिश्र की बात की जाती। आनंद कादंबनी के संपादक थे प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, या इनमें से कोई नहीं? आनंद कादंबनी के संस्थापक पूछा जा रहा। आनंद कादंबनी के एक मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था, और इनके संपादक प्रेमघन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 अजान एक सुजान, आपने सुना होगा, 100 अजान और एक सुजान नामक उपन्यास भी आपके नूतन ब्रह्मचारी आपके बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और श्रीनिवास दास की अगर बात करें तो इन्होंने परीक्षा गुरु लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो कामनी, और किशोरी लाल गोस्वामी की बात करें तो लव गलता। ये सारे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर क्या है दोस्तों? तो ये एक नाटक है, लाल श्रीनिवास दास जी द्वारा एक लिखित नाटक है, संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया परीक्षा गुरु के बारे में, लाला श्रीनिवास दास जी। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं, जिसकी कृति परीक्षा गुरु सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का
खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास जी। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद जिसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह की बात करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंशम एवं मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया है, और ये प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकालते थे राजा लक्ष्मण सिंह जी। इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की थी? और वह दोस्तों घनानंद। घनानंद रिक्त मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। इन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार और कृपाकांड नामक ग्रंथों की रचना की। घनानंद की बात करते हैं। नित प्रति पुनई रह आनन ओप उजास में अलंकार कौन सा हो जाता है? तो समझ लीजिएगा पहले। नित प्रति पुनयु रहे आनन ओप उजास, इसमें अलंकार पूछा गया है और इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में या रीति काव्य धारा में मिलता है। तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? तो वह दोस्तों कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास के रचयिता सभी लोग जानते हैं, देव। अगला ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित्र के रचयिता आपके नरोत्तम दास जी कहला जाते हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं कहलाती है? तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो कहलाती है वह प्रकृति पर्यवेक्षण कहलाती है, प्रेम चित्रण कहलाता है, कथा गीत प्रयोग कहलाता है। लेकिन ब्रज भाषा में रचना यह स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं कहलाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अधर कथानक अर्ध कथानक है, ये क्या है दोस्तों? अर्ध जो कथानक है क्या जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या संस्मरण कहला जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, वो दिन वो समय याद कीजिएगा और मेहनत में लगातार अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के साथ जो तैयारी है वो जोरदार होनी चाहिए। तो अर्ध कथानक की बात कर रहे हैं, तो ये एक आत्मकथा। बनारसी दास जैन जी द्वारा यह लिखित अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची दी गई है। सूची पहले में शब्द और दूसरे में अर्थ दिया गया है और इनको मिलान करना है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जलज का जो पर्यायवाची शब्द है कमल होता है, अरविंद, राजीव, सरोज, पंकज, अंबुज, जलजात, नलिन होता है। और जो जलद के पर्यायवाची होते हैं बादल, मेघ, घन, जलधर, और आपके जलद के जो पर्यायवाची कहला जाते हैं समुद्र हो गया, सिंधु, अर्णव, रत्नाकर, नदीस, ये प्रमुख रूप से कहलाते हैं। तो जलद यानी कमल, जलद यानी बादल, जलद यानी समुद्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? जी हाँ, छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो? आप सभी लोग जानते हैं छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, और वह दोस्तों रामचंद्रिका। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव दास ने इस ग्रंथ की रचना की थी और इनकी अन्य प्रमुख रचना है रसक प्रिया, कवि प्रिया,
रतन बावनी, ठीक है, विज्ञान गीता, ये सारे इसमें। और रामचरितमानस की रचना सभी लोग जानते हैं तुलसीदास जी द्वारा की गई है। ये चंद छंद बरन की महिमा लेखक गंग कवि तथा पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई की बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज की चंद्रवरदाई। और चंद छंद बरन की महिमा की अगर बात करते हैं तो गंग कवि की बात करेंगे। कौन से लेखक? गंग कवि। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? और आप सभी लोग जानते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका है। और मीराबाई की अगर बात करते हैं तो मीराबाई की नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, ठीक है। और कबीरदास की रचना की अगर बात करते हैं तो बीजक इनकी प्रमुख है। और सूर की सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ठीक है। तो चारों ऑप्शनों को हमने रचयिता जान लिया अच्छे तरीके से। किसी भी ऑप्शन को पूछा जाए आपसे अवश्य बनना चाहिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। घास, आय, नहर और बे, इनमें से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। पुल्लिंग शब्द मतलब बे की बात करेंगे, और बाकी घास, आय, नहर ये तीनों स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। घास, आय, नहर ये तीनों स्त्रीलिंग में, और बे केवल आपका पुल्लिंग में आ जाए। जगत सज पाई सार कविता के रचयिता कौन? जी हाँ दोस्तों, जगत सज पाई सार, इस कविता के रचयिता कौन? और इस कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, राहुल सत्यनारायण जी, नामवर सिंह जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक बताना। तो हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी अन्य रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, ठीक है। तो मध्यकालीन बोधा का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करेंगे। कृति और लेखक दिए गए हैं और आपको ऑप्शन बताना है कौन सी कृति किसकी है और किसके लेखक। देखिए दोस्तों, 10 कुमार चरित, नौसधी चरित, उत्तर रामचरित दिया गया है। तो 10 कुमार चरित के लेखक की अगर बात करते हैं तो दंडी जी हैं इनके। नैषधीय रचित की अगर बात करते हैं तो श्री हर्ष जी हैं लेखक। और उत्तर रामचरित सभी लोग जानते हैं, भावभूत की बात करते हैं। ये 7 अंकों में विभक्त है भावभूत जो है आपका। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्ति किस कवि की है? सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। इस पंक्तियां में किस कवि की यह पंक्तियां ली गई? ये ठाकुर की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पंक्ति की रचना रीति मुक्ति धारा के कवि ठाकुर की। कौन से हैं? रीति मुक्ति धारा के कवि ठाकुर। दोस्तों, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन से हैं? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान बात करना है, और वह दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो ने किस शैली का प्रयोग किया है? श्रृंगारिक शैली, आख्यान शैली, प्रबंध शैली या गेय शैली? तो सभी लोग जानते हैं बीसल देव रासो ने जिस शैली का प्रयोग किया था वह शैली है गेय शैली। जी हाँ दोस्तों, बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधित्व काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है और यह प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि के अंतर्गत आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1800, 1802, 1798। मिसप्रिंट हुआ है, दोनों ऑप्शन सेम दे दिए गए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये दोस्तों सन 1800 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट की नियुक्ति की गई थी। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न देखिए, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? पुष्पदंत, हेमचंद्र, विद्यापति या सरहपा को? सभी बताइएगा। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो हम बात करेंगे सरहपा को। जी हाँ, राहुल जी के अलावा नागेंद्र भी यानी सरहपाद को हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते थे, जबकि हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, रस विवेक या चिंतामणि? जी दोस्तों, भिखारी दास की रचना बताइए। देखिए, भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, छंद वर्णम और चिंतामणि अगर रचना की बात करते हैं तो यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। नैन नचाई कहे मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की, मतीराम की, पद्माकर की या इनमें से कोई नहीं? तो नैन नचाई कहो मुस्काई, लाल फिर आयो खेलन होरी। दोस्तों पद्माकर जी की यह पंक्ति है। इनकी अन्य पंक्तियां रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरतायन, वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी। प्रश्न आ गया कि वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी थी, लेकिन आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भाषा योगावशिष्ट के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक पूछा जा रहा है, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कहला जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। ये दोस्तों सन 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। इसमें खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के नाटककार कौन कहला जाते हैं? जी हाँ, नहुस नाटक सभी लोग जानते हैं। हम किसकी बात करेंगे? सीताराम दास। नहुस नाटक के रचनाकार सीताराम दास की बात करते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी जी,
श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र वर्मा जी। सभी कमेंट कीजिए। हिंदी शब्दानुशासक के लेखक पूछा जा रहा है। दोस्तों हम बात करें किशोरी दास वाजपेयी जी। जबकि शब्दानुशासन के लेखक कौन है? अगर शब्दानुशासन आता है तो शब्दानुशासन के लेखक आपके हेमचंद जी हैं। कौन है? सभी लोग बताइए। हेमचंद जी हैं। और हिंदी शब्दानुशासन के किशोरीदास वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो जो छीत स्वामी है आपके अष्टछाप धारा के कवि कहला जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल द्वारा की गई थी। बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो रहीम जी कहला जाते हैं। उन्होंने अवधी भाषा में की है। और इसकी प्रेरणा तुलसीदास ने भी बरवे रामायण की रचना अवधी भाग में भी की है। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। केशवदास ने कवि प्रिया की। रसिक प्रिया रामचंद्रिका। और भिखारी दास ने काव्य निर्णय की रचना की। विनय पत्रिका की भाषा पूछा जा रहा है। तुलसीदास द्वारा लिखित पत्रिका जो विनय पत्रिका है, और इसकी जो भाषा सभी लोग जानते हैं ब्रजभाषा है। तुलसीदास की अन्य रचना कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्णा गीतावली सारे ब्रजभाषा में। जबकि रामचरितमानस जो हो गया, जानकी मंगल, बरवय रामायण, ये सब अवधी भाषा में। लेकिन जो हमने बात किया कि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सारे ब्रजभाषा के। दोस्तों भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जी हाँ, भक्ति काल के ये कवि हैं और इन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। और ये दोस्तों तुलसीदास जी। भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस, इसके 7 कांड हैं और इसकी भाषा अवधी है। रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन? जी हाँ, रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के जो कवि कहलाते हैं वह बिहारी है। अगला प्रश्न देखिएगा, रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? कवि रूप में, आलोचक के, भाषाविद के, या केसकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग जानते हैं रामचंद्र वर्मा जी हैं केसकार के रूप में प्रसिद्ध। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, राजस्थानी या ब्रज भाषा? जी हाँ, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा पूछा जा रहा है। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली की रचनाएं की हैं। रहीम सतसई, बरवय नायिका, रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी है। लेकिन रहीम कृत मदनाष्टक की जो भाषा है वह आपकी खड़ी बोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा से? जी हाँ दोस्तों, ध्रुपद गायन का संबंध पूछा जा रहा है। तो ध्रुपद गायन का जो संबंध हो जाता है वह ब्रजभाषा से हो जाता है। सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राग भीम पलासी को सूल ताल में निबद्ध करके गाया था। लेकिन इसे जो है विशिष्ट पद रचना और गेय शैली को ढालने वाले जो श्रेय जाता है वह ग्वालियर के नरेश मानसिंह तोमर को प्राप्त होता है। और इस प्रैक्टिस सेट का 50वां प्रश्न है,
कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टेड प्रश्न है। भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के कवि किस कवि में यह मिलता है, और वह कवि है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है, वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ये 50 प्रश्न दोस्तों हमने कंप्लीट किया प्रैक्टिस सेट में, यानी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य विजिट कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और डेली 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम में आपके हिंदी की प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।